अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ रेस्पिरेशन और गैशियस एक्सचेंज, राइट। सो अवर एमसीक्यू नंबर 1 इज़ इन ह्यूमंस द एपिथेलियम वो सेपरेट्स व्हिच सेपरेट्स एयर एंड ब्लड इज़ ओनली। अच्छा, यहाँ पर जो बात है दैट इज़ फॉर एल्वेलाई, बिकॉज आपका जो एयर और ब्लड सेपरेट होते हैं, यानी कि जब आपका गैसेस और जो ब्लड है वो सेपरेट होते हैं तो वो जो जगह है उसको हम कहते हैं एल्वेलाई। और एल्वेलाई में जो एपिथेलियम होते हैं वो जस्ट 2 सेल्स थिक होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द फिल्ट्रेशन मॉइस्टनिंग एंड वार्मिंग ऑफ एयर इज द फंक्शन ऑफ। अच्छा, मॉइस्टनिंग और वार्मिंग तो फर्दर आपकी होती है, बट अगर फिल्ट्रेशन को हम फोकस करें तो आपका जो नॉस्ट्रल्स हैं वो ये काम करते हैं, बिकॉज म्यूकस मेम्ब्रेन और हेयर के थ्रू, राइट। So next one is the nasal cavity transfers air from nostrils to, यानी कि नेजल कैविटी के बाद जब आपका जो नॉस्ट्रल है उसके अंदर एयर आ जाती है, तो नॉस्ट्रल्स के बाद कौन सा पार्ट है जिसमें आपका जो है वो एयर जाती है, दैट इज फेरिंग्स, जो कि बिल्कुल आपके नॉस्ट्रल्स के बाद वाला पार्ट है। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैरिंग्स इज। अच्छा, लैरिंग्स का एक और नाम हमारे पास वॉइस बॉक्स भी होता है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो आपका जो लेरिंग्स है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? वॉइस प्रोडक्शन। इसका रेस्पिरेशन में कोई खास काम जो है वो मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ नो कॉर्टिलेज। अच्छा, आपका ट्रैकिया में कॉर्टिलेज मौजूद है, फिर ब्रोंकाई में भी कॉर्टिलेज मौजूद है, बट जब ब्रोंकाई लंग्स के अंदर चले जाएं और फिर वो फर्दर डिवाइड होना शुरू हो जाए तो हम उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और इन ब्रोंक्यूल्स के पास आपके जो है वो कोई कॉर्टिलेज भी मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट वन इज द पैसेज वे ऑफ ट्रैकिया इज केप्ट ओपन बाय द रिंग्स ऑफ, यानी कि ट्रैकिया जो है वो कभी भी कोलैप्स नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर कुछ कॉर्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद होते हैं जिनको हम सी शेप कॉर्टिलेज रिंग्स बोलते हैं। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट, कि जो रिंग्स हैं वो कॉर्टिलेज की बनी हुई हैं। नेक्स्ट वन इज विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई। ठीक है, एल्वेलाई की जो वॉल्स हैं उनके अंदर कौन सी प्रोटीन्स मौजूद हैं? तो यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि, क्योंकि एल्वेलाई में ब्लड कैपिलरीज भी हैं, ब्लड कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन भी है। सो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन ही है, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि एल्वेलाई की वॉल्स में कौन सी प्रोटीन है, दैट इज कोलेजन। कोलेजन आपके पास एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि एल्वेलाई के कनेक्टिव टिश्यूज को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, राइट। नेक्स्ट वन इज द लंग्स आर enclosed in the double membraneous sac called। अच्छा, लंग्स की जो डबल मेम्ब्रेन है दैट इज प्लूरा, और प्लूरा की भी आगे जाके 2 टाइप्स होती हैं, दैट इज विस्सीरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा। ठीक है, तो कवरिंग ऑफ लंग्स प्लूरा कहलाती है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स। अच्छा, इररेलेवेंट क्या है? इसमें से मेजर पार्ट ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट इज करेक्ट। लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये आपके पास रॉन्ग ऑप्शन है, बिकॉज लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन होता है। ठीक है, ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द एसिड बेस बैलेंस, ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द गैशियस एक्सचेंज, दे ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग्स आर रेस्पेक्टिवली। अच्छा, आपका जो राइट लंग है दैट इज लार्ज, और जो लेफ्ट लंग होता है वो आपका स्मॉल होता है, बिकॉज जो लेफ्ट लंग है वहाँ पर आपके हार्ट को भी एडजस्ट होना होता है, मतलब वो लेफ्ट साइड तो नहीं है, वो आपका मीडियस्टीनम है। सो आपका जो राइट लंग है वो थोड़ा बड़ा है और उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, और जो आपका लेफ्ट लंग है वो थोड़ा छोटा है और उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज द सर्फेक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एपिथेलियम ऑफ, यानी कि जो सर्फेक्टेंट है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो हम सबको पता है कि जो एल्वेलाई है उसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं एल्व्यूलर सेल्स की, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। तो जो टाइप 1 है वो गैशियस एक्सचेंज करती है, और जो टाइप 2 है वो सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस कराती है, जो कि फिर एल्वेलाई को जो है वो कोलैप्स से प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एल्वेलाई। नेक्स्ट वन इज एट रेस्ट नॉर्मल ब्रेथिंग रेट ऑफ अडल्ट इज, यानी कि एक ह्यूमन जब रेस्ट में होता है तो वो 1 मिनट में कितनी बार जो है वो ब्रेथिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है? तो वो आपके पास है 12 to 20 भी हो सकता है, और यहाँ पे 15 to 20 टाइम्स अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स, तो ये आपके पास सही है। अगर हम अडल्ट रेट्स की बात करें तो आपके पास यहाँ पर 12 to 20 पर मिनट भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है।
नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी सेंटर दैट कंट्रोल्स नॉर्मल ब्रेथिंग लाइज इन। अच्छा, जो आपका थर्मोस्टेट होता है या टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर होता है वो आपका हाइपोथैलेमस होता है, और आपका जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। Next one is what happens when the external intercostal muscles contract during inhalation in humans। अच्छा, जब आपके इनहेलेशन हो रही होती है तो आपके पास जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक इंटरनल इंटरकोस्टल्स हैं और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स हैं। जब इंटरनल इंटरकोस्टल रिलैक्स होंगे और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपके पास जो है वो इनहेलेशन होती है। बट यहाँ पर इन्होंने ये बात आपको बताई हुई एमसीक्यू के अंदर कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास इनहेलेशन हो रही है तो क्या चीज़ होगा? रिब केज कंप्रेस हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि रिब केज कंप्रेस नहीं होगा। द रिब केज मूव आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द स्टर्नम मूव्स इनवर्ड, द डायफ्राम मसल्स रिलैक्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा बल्कि कॉन्ट्रैक्शन होती है इनहेलेशन में। नेक्स्ट वन इज व्हिच इज द इम्पोर्टेंट रेगुलेटर फॉर एल्व्यूलर वेंटिलेशन ड्यूरिंग शॉक। अच्छा, ड्यूरिंग शॉक का मतलब है कि जब आपके बॉडी के अंदर जो है वो थोड़ी सिवियर किस्म की ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ये आपकी एल्व्यूलर वेंटिलेशन का जो इम्पोर्टेंट रेगुलेटर है वो कौन होगा, तो वो आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा जो है वो वेंटिलेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये एक स्टिमुलस के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अच्छा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि वो ब्लड जो है उसमें कितनी ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, ये हम सबको ही पता है। तो आपके पास ब्लड की पहला ऑप्शन है एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन, और सेकंड ऑप्शन है एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट होगा, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद है वो कितना या किस तरह बाइंड कर रही है, इसकी वजह से आपका जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी देखी जाती है। नेक्स्ट वन इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हेन रीचेस द लंग्स इट टेक्स डैश ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो है वहाँ 5 ml कहना चाहिए ऑक्सीजन मौजूद होती है। Next one is the large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after its uptake by the body tissues this oxygen। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब आपके बॉडी टिश्यूज ऑक्सीजन अपटेक कर भी लेते हैं तब भी आपके पास ऑक्सीजन की एक बड़ी तादाद जो है वो अनयूज रह जाती है, तो वो ऑक्सीजन फिर किस काम आती है? फर्स्ट ऑप्शन इज रेजेस द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज रॉन्ग। हेल्प इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन, तो वो पहले ही मौजूद है तो मोर ऑक्सीजन की जरूरत हमें नहीं है। Next one is enough to keep oxyhemoglobin, that's also wrong। Acts as a reserve during muscular exercise, तो वो जो ऑक्सीजन है वो आपकी रिजर्व हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और फिर वो मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान या जब भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े वो तब आपके पास काम आती है। नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन, यानी कि हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी इंक्रीज होगी जब क्या इंक्रीज हो, दैट इज पीएच। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर या H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है या ऑक्सीजन की जो कहना चाहिए कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन में वो कम होती है, रिड्यूस होती है, बट पीएच के इंक्रीज से वो इंक्रीज होती है। Next one is most of the carbon dioxide in blood is transported as bicarbonate ions. Choose the event not taking place during gaseous exchange at the tissue level। अच्छा, क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एच एच बी डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को कह रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके पास नहीं हो सकती बिकॉज टिश्यू लेवल पे जो है वो आपके पास कहना चाहिए ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगी, वो टूटेगी ताकि आपको जो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो और फिर वो मजीद बॉडी पार्ट्स में जा सके, उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन रेस्पिरेशन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन। अच्छा, यानी कि जब आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो आरबीसीज में मौजूद होगा, रेड ब्लड सेल्स में, तो ये क्या काम करता है? ये आपके पास कार्बोनेट्स बनाता है।
ठीक है। और किसको मिला के कार्बोनेट्स बनाएगा? जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होगा तो कार्बोनेट्स बनेंगे, दैट इज H2CO3। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर ये करेक्ट होगा। Next one is all the arteries contain 50 ml of carbon dioxide per 100 ml of blood except, अच्छा जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनके लिए इन्होंने ये फिगर आपको बता दी है। ठीक है, अब आपके पास जितनी भी आर्टरीज नीचे हैं, रीनल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है और दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी के अंदर खास बात ये है कि है तो आर्टरी बट इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज करेक्ट। Next one is it is an iron containing protein pigment occurring in muscle fiber. अच्छा, आपकी मसल फाइबर्स में जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट है आप इसको क्या बोलेंगे? इसको हम हीमोग्लोबिन या कह सकते थे, बट यहाँ पर आपको मसल फाइबर्स कह दिया है तो मसल्स में तो हीमोग्लोबिन है ही नहीं ना, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मियोग्लोबिन। So next one is during the process of gaseous exchange, all of the following are the functions of hemoglobin except hemoglobin के क्या क्या functions होंगे? Buffer, as a buffer काम करेगा, that is correct. Its transport oxygen, that is also correct. Its transport carbon dioxide, that is also correct. But it regulates the blood pressure, that is wrong क्योंकि hemoglobin का blood pressure regulation से जो है वो कोई directly relation नहीं है। Next one is low partial pressure of oxygen in tissues favors dash of oxyhemoglobin, यानी कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा कि वो डिसोसिएट होगी या वो फॉर्म होगी, तो वो जो है वो डिसोसिएट होगी, टूटेगी, ताकि वो टूटे और इसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो और फिर जो है वो मसल्स को या जो भी आपका बॉडी पार्ट है उसको मिल सके। विच प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, अभी हमने देखा था कि ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से कौन प्रिवेंट करेगा? दैट इज कार्टिलेजिनियस रिंग्स। नेक्स्ट वन इज द एपिथेलियम इज ओनली डैश सेल्ड थिक। अच्छा, यहाँ पर एल्व्यूलर एपिथेलियम की बात नहीं हो रही बिकॉज इन्होंने मेंशन नहीं किया। अगर एल्व्यूलर एपिथेलियम की बात होती तो वो आपका 2 सेल थिक था, बट मेनली जो आपकी एपिथेलियम होती है वो 1 सेल थिक होती है, ताकि जितनी ज़्यादा वो थिक होगी उतना अच्छे से जो है वो आपका कहना चाहिए डिफ्यूजन होगी और ट्रांसपोर्टेशन होगी। Next one is the bronchi with a diameter of dash or less are called bronchioles. अच्छा, 1 मिलीमीटर ये एक फिगर है, 1 मिलीमीटर से कम या 1 मिलीमीटर अगर डायमीटर है तो वो आपके पास ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ गैस एक्सचेंज सिस्टम। अच्छा, इन्होंने आपको स्ट्रक्चर्स के नाम बताए हैं, कैपिलरीज है, सीलिया है, इलास्टिक फाइबर है, ग्लोबुलेट सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये सारे मौजूद होते हैं आपके गैसियस एक्सचेंज सिस्टम में। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि लाइनिंग ऑफ एल्व्यूलस में कौन से सेल्स मौजूद होंगे? कैपिलरीज तो होंगी, ठीक है, सीलिया नहीं होगा, इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद हो सकते हैं, ग्लोबुलेट सेल्स नहीं है और स्मूथ मसल सेल्स भी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है 1 and 3 दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू चेस्ट कैविटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर ड्यू टू। अच्छा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हो रही है ये आपके पास होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की वजह से, यानी कि इन्हीं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, वही जो है वो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वन इज द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज फेवर डैश ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर कम है तो आपके पास जो है वो डिसोसिएशन होगी। नेक्स्ट वन इज गिवन बिलो आर द पार्ट ऑफ मेमेलियन रेस्पिरेटरी पाथवे। अच्छा, अब आपको यहाँ पर इनका सीक्वेंस बताना है। अब सीक्वेंस में हमें पता है कि सबसे पहले हमारा नोस्ट्रल है, ठीक है, और उसके बाद हमारा नीजल चैम्बर आएगा। तो हम इसी के हिसाब से देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट हो सकता है या ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपके पास करेक्ट हो सकता है, बिकॉज दोनों में नोस्ट्रल्स पहले आ रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर 1 में नोस्ट्रल्स के बाद आपका फेरिंग्स है, बट सी में नोस्ट्रल्स के बाद आपका नेजल चैम्बर आ रहा है, ठीक है, 5th नंबर पे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ह्यूमन ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग हार्ड फिजिकल वर्क। अच्छा, रेस्ट सिचुएशन में आपके पास था 12 to 20 साइकिल्स, बट जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट देन आपका जो कहना चाहिए ब्रीथिंग रेट है दैट इज 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट वन इज अ सर्फेक्टेंट इज एसेंशियल फॉर। एक सर्फेक्टेंट किस लिए ज़रूरी होता है? एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए, बोथ एसी के लिए, या मेंटेनिंग स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ सेल एल्विलाई,
तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बिकॉज सर्फेक्टेंट आपका एल्वेलाई की इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करेगा और वहां से गैशियस एक्सचेंज को भी कराएगा और सरफेस टेंशन को भी कम करेगा। Next one is during the transportation of carbon dioxide, blood does not become acidic because अच्छा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है तो ब्लड एसिडिक नहीं होता। इसका सबसे बड़ा वजह या रीजन जो है वो यही है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो एज अ बफर काम करता है। नेक्स्ट वन इज द सीरीज ऑफ सी शेप्ड रिंग्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ, तो वो आपका ट्रैकिया है जिसके अंदर ये सी शेप्ड कॉर्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद होंगी। सो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज एंड होते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।